Good wishes to the students of BCom Pass 6th term. We are going to discuss about next chapter, composition scheme and reverse charge mechanism. It's 11th chapter. कंपोजिशन स्कीम एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहले हम इसके स्कोप एंड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फर्स्ट जो टॉपिक है इसका, स्कोप एंड फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर द एक्ट is to simplify procedural compliances, particularly for the small suppliers. कंपोजिशन लेवी इस एक्ट में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जो कॉम्प्लिकेशंस थी स्मॉल सप्लायर्स जो हैं वो इस पचड़े में क्यों पड़े, उनको एक कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए बोला गया, लेकिन उस पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कंपोजिशन लेवी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट of tax and offered as a choice to the dealers. In spite of various conditions and restrictions contained in the composition levy, the composition provisions cannot be said to be one imposing an additional burden on dealers who opt for composition. Composition levy के लिए जो opt करते हैं उन पर और कोई additional burden नहीं है, सिर्फ उनको क्या है कि एक फिक्स रेट से GST जो है वो पे करना है बस। Section 10 stipulates that a registered person who aggregate turnover is in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore. पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिनकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, इसके अंडर कुछ स्टेट्स हैं कंपोजिशन स्कीम में। कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पर ये एप्लीकेबल है? वाइल फिक्सिंग लोअर लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, जब एग्रीगेट टर्नओवर की लोअर लिमिट को फिक्स किया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा, तब 75 लाख जो है, 75 लाख टर्नओवर जिनकी है, जीएसटी नाउ रिकॉग्नाइज्ड फॉलोइंग 8 स्टेट्स अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर 8 स्टेट्स हैं। Other 2 special states, हिमाचल प्रदेश एंड असम आर नाउ इन जनरल कैटेगरी। जो असम और हिमाचल प्रदेश है वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, जो कि 1.5 करोड़ की लिमिट है टर्नओवर की, वही एप्लीकेबल होगी उन पर। बाकी जो हैं वो इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। कौन कौन से? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अडोप्टिंग कंपोजिशन ऑप्शन could not provide services other than restaurant services, और कोई सर्विसेज नहीं दे सकता रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अडोप्टिंग कंपोजिशन ऑप्शन could not provide services other than restaurant services, but after the amendment of this regard with effect from 1 February 2019, 1 फरवरी 2019 को इसमें भी अमेंडमेंट हुई। सच पर्सन में सप्लाई ऑफ अदर सर्विसेज ऑल्सो, ऐसे पर्सन जो है वो अदर सर्विसेज को की भी सप्लाई कर सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ सच अदर सर्विस शैल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। अपनी एग्रीगेट टर्नओवर के 10% से ज्यादा वो अदर सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। पिछले फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें कि 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, या तो 5 लाख या पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर का 10%, इनमें से जो भी ज्यादा है उतनी वो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं अदर सेक्टर्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है कंपोजिशन स्कीम में, न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 10 2A। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज शैल बी मेड अवेलेबल फॉर स्मॉल सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज और मिक्स्ड सप्लायर। स्मॉल सप्लायर्स के लिए या फिर मिक्स्ड सप्लायर्स के लिए ये सर्विस स्कीम जो है, कंपोजिशन स्कीम जो है वो बनाई गई विद अ टैक्स रेट ऑफ 6%, 6% टैक्स रेट्स के साथ 3% इसमें CGST है और 3% SGST है। हैविंग एन एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹50 लाख, जिनकी जो टर्नओवर है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर वो पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक है। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम for small services providers by adding a
न्यू सेक्शन, एक न्यू सेक्शन जो है वो ऐड किया गया सेक्शन 2A CGST एक्ट 2017 में। उसके अंतर्गत ये स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस की गई किन के लिए? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। कौन सा नया सेक्शन ऐड किया गया CGST एक्ट 2017 में? सेक्शन 10 2A। दिस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर दो सर्विस प्रोवाइडर्स। ये स्कीम जो है वो उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई जिनकी जो टर्नओवर है वो is more than the limit of services accepted to remain in composition scheme. No specific name is given to this scheme. इस स्कीम को कोई नाम नहीं दिया गया, but may be called new scheme. इसको नए स्कीम के नाम से हम जान सकते हैं। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? न्यू कंपोजिशन स्कीम जो है फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 2A, जो कि कब इंट्रोड्यूस की गई? CGST एक्ट 2017 में न्यू सेक्शन 10 2A इंसर्ट करके। फर्स्ट है इसमें कौन कौन पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं इस स्कीम को? न्यू कंपोजिशन स्कीम जो है, फर्स्ट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू GST, जो कि GST में लेविएबल नहीं है, उन सप्लाई के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की उन सप्लाई में जो भी पर्सन एंगेज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा, एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटरस्टेट जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, इसमें जो एंगेज हैं पर्सन वो भी न्यू कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज नंबर 160 ऑफ योर बुक। सी, एंगेज्ड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि TDS TCS वगैरह काटता है, इस तरह की सर्विसेज में वो जो एंगेज्ड है वो भी इसमें इसको ऑप्ट कर सकता है। चौथा है इसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अननोन रेजिडेंट टैक्सेबल, ये भी इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स और सप्लायर, न्यू कंपोजिशन स्कीम में और कौन ऑप्ट कर सकता है? एक मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स और गुड्स का सप्लायर है, गुड्स या कुछ सर्विसेज का सप्लायर है, एज में भी नोटिफाइड, जो कि नोटिफिकेशन में है। कंपोजिशन स्कीम एंड न्यू स्कीम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम्स, ये दोनों एक नहीं है, ये नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम और न्यू स्कीम जो है वो एक ही है, ये दोनों अलग है। आउट ऑफ दीज टू वन कैन बी ऑप्ट फॉर ऑल ऑफ द बिजनेस हैविंग सेम पैन। If supply of services are within the limit of 5 lakh or 10% of aggregate turnover, one should choose composition scheme. Compliance under composition scheme be simplified now as they would need to file one annual return but payment of tax on quarterly basis. जो टैक्स की पेमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पर और एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। These provisions shall be made operational from 1st April 2019. ये ऑपरेशन में कब आई? 1 अप्रैल 2019 से। क्या ऑपरेशन में आई? न्यू कंपोजिशन स्कीम जो है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। द कंपोजिशन रेट्स क्या है इसमें? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए है 0.5% प्लस 0.5%, CGST है इसमें 0.5% और SGST 0.5%, कुल मिला के कितना हो गया? 1%। ये न्यू कंपोजिशन स्कीम है। दूसरा है सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए कितना है? 2.5% CGST और 2.5% SGST। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर अंडर कंपोजिशन स्कीम, इसमें है 3% प्लस 3% CGST और SGST, कुल मिला के 6%। एनी अदर सप्लाईज के लिए 0.5% प्लस 0.5%, उसमें भी कितना है? 1% है। कौन है इस न्यू कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल? ओनली पर्सन हु डील इन गुड कैन ऑप्ट फॉर सच स्कीम, जो कि गुड्स में डील करता हो, सिर्फ सर्विसेज में डील ना करता हो, वो इस कंपोजिशन लेवल के लिए एलिजिबल है। मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट हु डज नॉट सर्व अल्कोहल, ऐसे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं करते वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें स्मॉल सर्विसेज और मिक्स्ड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जो स्मॉल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या मिक्स्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी की टर्नओवर जो है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान
50 लाख से ज्यादा नहीं थी, वो भी इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा, पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डजंट एक्सीड 1.5 करोड़ आर ओनली एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। पर्सन्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, वो भी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं। फॉर पर्सन इन अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इनके लिए ये जो लिमिट है वो कितनी है? 75 लाख, 1.5 करोड़ की बजाय। चौथा पॉइंट है इसमें, इफ अ पर्सन वांट्स टू ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहता है, देन ऑल ऑफ हिज फर्म्स शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम्स। इसकी जो जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी फर्म्स हैं, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही रजिस्टर्ड करी जाएंगी सेम पैन के द्वारा। इट इज नॉट अलाउड दैट सम ऑफ हिज फर्म्स आर इन कंपोजिशन स्कीम एंड सम आर नॉट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ फर्म्स को तो अपनी कंपोजिशन स्कीम के दौरान कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई करके रजिस्टर्ड करवाता है और कुछ को नहीं। मीन्स सभी को ही कराएगा, या तो कंपोजिशन स्कीम को जो ऑप्ट करेगा वो सभी फर्म्स के लिए करेगा, या फिर किसी के लिए भी नहीं करेगा। पर्सन शुड नॉट मेक इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स। पर्सन को, ऐसा पर्सन जो इसके लिए ऑप्ट करना चाहता है, उसको इंटरस्टेट सेल्स गुड्स में एंगेज्ड नहीं होना चाहिए। सच पर्सन इज ओनली अलाउड फ्लिपकार्ट। पर्सन शुड नॉट मेक सेल्स थ्रू एनी ई कॉमर्स। पर्सन शुड नॉट मेक इन, फिफ्थ पॉइंट को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन शुड नॉट मेक इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स। सच पर्सन इज ओनली अलाउड टू मेक इंट्रास्टेट सेल्स। इंटरस्टेट सप्लाई नहीं चलेगी यहाँ पर। कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए आपको सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई ही करनी होगी। पर्सन शुड नॉट मेक सेल थ्रू एनी ई कॉमर्स पोर्टल। ऐसा पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है, वो ई कॉमर्स पोर्टल के द्वारा जो है वो सेल्स नहीं कर सकता, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट है इसका, एलिजिबल पर्सन जो है वो कंपोजिशन लेवी के, उनमें लास्ट जो पॉइंट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट रजिस्टर अंडर कंपोजिशन स्कीम। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेजिडेंट है जो टैक्सेबल पर्सन, ये जो पर्सन हैं, ये इस कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन एलिजिबल है, एलिजिबल पर्सन कौन है कंपोजिशन लेवी के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नीचे देखिए इसी पेज पर, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी। कौन एलिजिबल नहीं है? ब्रॉडली 5 कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। 5 तरह के जो पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए, जिनमें से फर्स्ट क्या है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। सर्विसेज का सप्लायर रेस्टोरेंट की सर्विसेज को छोड़कर, जिसकी की टर्नओवर जो है वो 50 लाख से एनुअली एक्सीड करती है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट। ऐसा सप्लायर जिसकी गुड्स जो हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग लेविएबल नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइट साइड पे पेज नंबर 161 पर थर्ड पॉइंट है इसका, एन इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स की, इससे पहले हमने जो एलिजिबिलिटी पढ़ी है इसमें क्या कहा गया था कि इंट्रास्टेट सप्लाई जो करते हैं वही एलिजिबल हैं। इसका मतलब थर्ड पॉइंट इसका क्या हो गया, नॉन एलिजिबल का, कि इंटरस्टेट सप्लाई जो करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, उनके थ्रू जो अपनी सप्लाई करते हैं, ऐसे पर्सन इसके लिए एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर हैं जो एक नोटिफाई किया गया है उन गुड्स को जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जैसे कि आइसक्रीम या फिर एडिबल आइस, वेदर और नोट कंटेनिंग कोकोआ, चाहे उनमें कोकोआ है चाहे नहीं है, और पान मसाला, टोबैको, इस तरह के जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ऑप्ट नहीं कर सकते। वाई आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? क्यों एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए? सेक्शन 10(2) में, सबसेक्शन 2 में इसका जिक्र है। फ्लो चार्ट से भी समझाया गया, इस फ्लो चार्ट को देखिए। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लाई टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लाई। फर्स्ट देखिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सीडिंग ₹50 लाख एनुअली।
supply of goods which are not taxable under CGST Act or SGST Act or UTGST Act, supplies of interstate outward supplies of goods, person applying goods through an electronic commerce operator, manufacturer of ice cream, पान मसाला एंड टोबैको। अगर इस कैटेगरी में आपका बिजनेस जो है वो आता है तो आप एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। नेक्स्ट है नॉन एलिजिबल गुड्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अंडर जो नॉन एलिजिबल गुड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? अभी हमने इसमें जिक्र किया कि जिनके मैन्युफैक्चरिंग में पर्सन जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाता है, वही यही वो गुड्स हैं। कौन कौन सी थी वहां पर? आइसक्रीम अदर देन एडिबल आइस वेदर और नोट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एबल गुड्स जैसे कि टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स और एरिटेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अंदर रेस्ट्रिक्शंस क्या है? फर्स्ट देखिए, सच पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेट टैक्स पेबल जो होगा वो टर्नओवर को कंपोजिशन रेट से मल्टीप्लाई करके आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई माइनस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है सच पर्सन आल्सो ब्रेक्स द इनपुट क्रेडिट चेन टू। ऐसा पर्सन इनपुट क्रेडिट चेन जो है वो ब्रेक करता है। इट आल्सो कैन नॉट पास द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास भी नहीं कर सकता। सो कंपोजिशन स्कीम इज नॉट सुटेबल फॉर होलसेलर्स एंड बिजनेस टू बिजनेसमैन। थर्ड पॉइंट, such person cannot charge composition tax separately in the invoice issued। अपने इनवॉइस में मेंशन करके कंपोजिशन जो टैक्स है वो चार्ज नहीं कर सकता। इसके अलावा सच पर्सन कैन नॉट मेक सेल्स थ्रू एनी ई कॉमर्स पोर्टल। वो किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल नहीं कर सकता जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। सच पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। वो अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है गुड्स की तो वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। सच पर्सन शुड मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। उसको अपने बिल्स पर ये मेंशन करना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लायर्स। अगर वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसको अपने बिल के ऊपर ये मेंशन करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सच पर्सन शैल मेंशन the words composition taxable person on every notice or signboard displayed at prominent place at his all places of business। जहां जहां पर भी उसका बिजनेस है या उसका प्रोमिनेंट प्लेस है जो बिजनेस का, वहां पर साइन बोर्ड के थ्रू या नोटिस के थ्रू या जो भी वो यूज करता है उस बिजनेस की प्रमोशन के लिए, वहां सब जगह उसको कंपोजिशन की टैक्सेबल पर्सन लिखना होगा, मेंशन करना होगा। इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट, अगर एक ऑफिसर के पास प्रॉपर रीजन है ये बिलीव करने का कि एक टैक्सेबल पर्सन has paid tax under the scheme despite not being eligible, जबकि वो एलिजिबल नहीं है फिर भी उसने इस स्कीम के को ऑप्ट किया और इस स्कीम के अंडर टैक्स पे किया। सच पर्सन शैल इन एडिशन टू एनी टैक्स दैट मे बी पेबल बाय हिम, इसके अलावा उसका जितना भी टैक्स पेबल बनेगा वो उसको एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पे करने के लिए लायबल माना जाएगा और पेनल्टी भी वो देगा, वो ऑफिसर्स अगर अपनी इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा कुछ पाता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शन। ये एक ऑप्शन है आपके लिए, आप कंपोजिट स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट अंडर दिस स्कीम इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू द टैक्सेबल पर्सन। दिस स्कीम वुड बी अवेलेबल ओनली टू सर्टेन एलिजिबल टैक्सेबल पर्सन्स। द टैक्सेबल पर्सन शुड मेक एन एप्लीकेशन एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर दिस स्कीम। तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा कंपोजिट स्कीम के अंडर टैक्स पे करने के लिए। स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स, सभी गुड्स के लिए स्कीम एप्लीकेबल है। कंपोजिशन स्कीम में बी ऑप्टेड फॉर बाय टैक्सेबल पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स। द ऑप्शन ऑफ द स्कीम विल बी फॉर टैक्सेबल पर्सन एंड फॉर ऑल क्लासेस ऑफ गुड्स। वंस ऑप्टेड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल सप्लायर्स बाय द टैक्सेबल पर्सन। It must be noted that a taxable person cannot opt for payment of taxes under composition scheme, say for supply of one class of goods and opt for regular scheme of payment of taxes for supply of other classes of goods or services। Composite levy में conditions क्या है, non eligible supplies क्या है और conditions और restrictions क्या है। Conditions में देखिए,
सबसे पहले फ्लो चार्ट में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कंडीशंस में देखिए, फर्स्ट एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसकी जो सप्लाई है सर्विसेज की वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स जो है वो टैक्स इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई से टैक्स जो है वो नहीं कलेक्ट करता हो, ये कंडीशंस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है इसमें। और कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, सेम एक पैन के थ्रू जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उसमें उस स्कीम वो कंपोजिशन स्कीम उनमें अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट है नॉन एलिजिबल सप्लाईज, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। नॉन एलिजिबल सप्लाईज क्या है, सप्लाईज ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द CGST एक्ट और SGST एक्ट और UTGST एक्ट। इन एक्ट्स के दौरान अगर कोई गुड्स जो है वो टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल हैं, तो वो नॉन एलिजिबल सप्लाईज हैं। सप्लाईज ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें एलिजिबल कौन सी हैं, सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाईज नॉन एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो इंटरस्टेट सप्लाईज है, आउटवर्ड सप्लाईज। नेक्स्ट है पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की तो वो पर्सन भी नॉन एलिजिबल में आएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो ना ही तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, ये कंडीशन है। एक रेस्ट्रिक्शन भी है ये कि वो ना ही तो कैजुअल पर्सन होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। स्टॉक हैज नॉट बीन परचेज्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, उसको जो स्टॉक परचेज करना है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही करना है, वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से स्टॉक परचेज नहीं कर सकता। अगर वो करेगा वेयर परचेज टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज, अगर वो करता है परचेज कर तो वो रिवर्स चार्ज से टैक्स जो है वो पे करेगा खुद ही। He shall pay tax under section 9(3) and 9(4) reverse charge on inward supply, inward supplies पर section 9(3) और 9(4) के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करेगा। He is not engaged in manufacture of notified goods, वो notified goods की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज नहीं है। वर्ड्स composition taxable person not eligible to collect tax on supplies is mentioned at the top of the bill of supply, bill of supply पर क्या लिखा होना चाहिए, वर्ड्स क्या लिखे होने चाहिए, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, उसको ये साफ साफ मेंशन करना होगा अपने बिल पर और डिस्प्ले करना होगा प्रोमिनेंट प्लेसेस पर कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ये। नेक्स्ट राइट साइड में आ जाइए पेज नंबर 163 पर, एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, ओनली टैक्सेबल पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year will be eligible to opt for payment of tax under the composition scheme, वो ही composition scheme को opt कर सकता है। Since the composition scheme is applicable on respect of persons making intra-state supply, ये सिर्फ उन्हीं किस केस में है, इंट्रा-स्टेट सप्लाई में, इंटर-स्टेट सप्लाई में ये स्कीम नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर इन अ स्टेट मींस वैल्यू ऑफ ऑल taxable supplies plus exempted supplies minus GST value of inward supplies taxable under reverse charge of all persons having the same PAN. The permission granted for payment tax under this scheme would stand withdrawn from the day on which this threshold limit is expired. जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सपायर्ड हो जाती है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहेगा, कंपोजिशन स्कीम से उसको नॉर्मली टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। The threshold limit of 1.5 crore would be applicable to a person having the same PAN and should be understood as follows. क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, all taxable persons covered by the same PAN shall be under composition across India, पूरे भारत में जितने भी एक पैन के अंदर जितने भी उसके टैक्सेबल पर्सन हैं एक सेम पैन के थ्रू, वो सभी इसमें कवर होंगे। एनी इंटीमेशन ऑफ ऑप्शन to avail composition scheme in respect of any places of business in any state or union territory shall be deemed to be an intimation of in respect of all other places of business registered on the same PAN. अगर एक जगह से अप्लाई किया कंपोजिशन स्कीम के लिए तो उस पैन के थ्रू जितने भी बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हैं वो सभी कंपोजिशन स्कीम के अंडर ही रिक्वेस्ट उनकी मानी जाएगी।
goods supplied by the person which are chargeable to tax on reverse charge basis will not be includable in computing the aggregate turnover. Such inward supplies will be liable to tax in the hands of the composition dealer, as if it will be liable to tax when received by non-composition taxable persons. Next point है, ये क्या इंक्लूड करेंगे? इट विल इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन ऑल फॉर्म्स। सभी फॉर्म्स में जो वैल्यूएशन है गुड्स की वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स सिंप्लीसाइडर एंड मिक्स्ड एंड कंपोजिशन सप्लाई, मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई जितनी भी हैं उसकी टोटल विच आर टैक्स्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। विल और क्या इंक्लूड करेगी? विल इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ ऑल बिजनेस वर्टिकल्स ऑफ द सेम टैक्सेबल पर्सन। सेम टैक्सेबल पर्सन के वर्टिकली जितने भी बिजनेस हैं उन सभी से जितने भी सप्लाईज हैं वो सारी वैल्यूज जो हैं वो इसमें इंक्लूड की जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इस बिजनेस की कैसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अमित लिमिटेड है, एक मैन्युफैक्चरर कंसर्न है मुंबई की। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में टोटल वैल्यू जो थी सप्लाईज की वो इस तरह से थी। इसकी पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और इसकी अमाउंट दे रखी है। फर्स्ट देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जो इसकी इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं फॉरवर्ड चार्ज के अंडर वो हैं 50 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट। नील रेट पर कितने हैं? 35 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, सीजीएसटी, ये सीजीएसटी से होली एग्जेम्प्टेड है, कंप्लीटली इन पर सीजीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है ये गुड्स। इनकी इंट्रा स्टेट सप्लाई की है इसने और जिनकी की वैल्यू है 30 लाख। ऐसे ही चौथा पॉइंट है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो टैक्स पेबल है उसका, ऐसी सप्लाई जो इनवर्ड सप्लाईज है उसकी वो 12 लाख रुपए है। टोटल उसकी 1,27,00,000 रुपए की सप्लाईज जो है वो है। Briefly explain whether Amit Limited is eligible to opt the composition scheme in financial year 2019-20। क्या 2019-20 में 18-19 में ये उसकी सप्लाईज थी, तो उससे नेक्स्ट ईयर में 2019-20 में क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? तो देखिए डिस्कस करते हैं। A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा जिसकी नहीं है सप्लाईज जो है एग्रीगेट टर्नओवर, वो इस कंपोजिशन स्कीम के अंडर ऑप्ट कर सकता है। अब इसकी देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा है या 1.5 करोड़, 1,27,00,000 है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge mechanism। exempted supplies, export of goods or services or both means, इसीलिए इसने ये इनको सबको इंक्लूड किया है। तो सारी मिला के चाहे वो नील रेट पर है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड है सीजीएसटी से, चाहे वो आरसीएम के अंडर आती हैं, या फिर किसी भी तरह की सप्लाईज हैं, वो सभी मिला के कंपोजिट सप्लाई उसकी निकाल लेंगे। और वो कंपोजिट सप्लाई जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर उसकी नहीं होनी चाहिए कंपोजिशन स्कीम में एग्जिस्ट करने के लिए। तो ऑल टैक्सेबल पर्सन in excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services or both। नेक्स्ट देखिए, इसी में ही interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on all India basis, but excludes, क्या excludes करेंगे इसमें से? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेसेस, क्योंकि वो कंपोजिट स्कीम के अंडर टैक्स पे कर रहा है। Hence, aggregate turnover will be calculated as under computation of aggregate turnover। aggregate turnover इसकी क्या होगी? फॉरवर्डिंग चार्ज के अंडर जो है 50 लाख, विच आर चार्जेबल अंडर जीएसटी, नील रेट पर कितने हैं? 35 लाख। होली एग्जेम्प्टेड जो है वो 30 लाख हैं। आरसीएम के अंडर जो टैक्स पेबल है उस ऐसी सप्लाईज जो है वो नील यहाँ पर लेनी नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसकी टोटल आउट सप्लाई कितनी बन जाएगी? एग्रीगेट टर्नओवर वो 1,15,00,000 बन जाएगी। देखिए पॉइंट टू पॉइंट ये समझाया था हमें इन्होंने। इसी पेज पर आ जाइए दोबारा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या क्या इस एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा? एक तो जो सभी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, किसको छोड़ना आपने? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस पर
किसी पर्सन को, रिसिपिएंट को जिसमें टैक्स पे करना है उसको छोड़ के, एक्सक्लूड करके बाकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड करनी है इसमें, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इंक्लूड करनी है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ये करने हैं। अब ये वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो है पेबल अंडर आरसीएम 12 लाख रुपए की, ये तो इसका हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करते टाइम। तो देखिए इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर बनती है वो 1.5 करोड़ से कम है, तो इसलिए ये कंपोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है 2019-20 में। ऐसे एग्जांपल नंबर 2, 3 ये दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 165 पेज, कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्या कंडीशंस हैं? पहला तो कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी। वो रेस्ट्रिक्टेड है ऐसी सप्लाई करने को जो कि जीएसटी जिन पर लायबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। सर्टेन गुड्स आर नॉट लायबल टू जीएसटी, दैट इज फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सेट्रा। A person opting for composition scheme shall not be entitled to make any supply of non-GST goods। वो non-GST goods की सप्लाई ना करता हो तभी वो एक कंडीशन है ये कंपोजिशन स्कीम में उसकी एग्जिस्ट करने के लिए। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इफेक्टिव इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग सप्लाईज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन एक्सेट्रा इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा अपने गुड्स जो हैं, सप्लाई जो है वो नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, वो नोटिफाइड गुड्स से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर द सेम पैन। सेम पैन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी उसमें उस पर एप्लीकेबल होंगी। नॉट एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता, और उसको अपने बिल पर भी मेंशन करना होगा कि वो इस कंपोजिशन स्कीम के अंडर जो फॉल करता है और टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। स्विच टू नॉर्मल स्कीम इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट्स ऑफ टर्नओवर। जैसे ही कंपोजिशन स्कीम की जो टर्नओवर लिमिट है अगर जो सप्लायर है उसको क्रॉस कर जाता है तो वो करेगा, वो नॉर्मल स्कीम के लिए स्विच करेगा। टू द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल लैप्स, वो लैप्स हो जाएगा, ऑप्ट किया गया है यदि उसने कंपोजिशन स्कीम के लिए, वो लैप्स कर जाएगा। किस डेट से? विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड। जो लिमिट स्पेसिफाई है, जो 1.5 करोड़ की लिमिट है, इसको अगर वो क्रॉस कर जाता है तभी से वो नॉर्मल स्कीम के अंडर स्विच कर जाता है। फर्स्ट देखिए इसमें क्या रूल है। द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section। सेकेंड रूल है इसका, द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे नॉर्मल टैक्स, उसको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। कब से? फ्रॉम द डे ही सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कंपोजिशन लेवी एंड शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर। उसके बाद जितनी भी वो टैक्सेबल सप्लाईज करता है उसको नॉर्मल स्कीम के अंडर वो पे करेगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं, इसी में ही देखिए राइट साइड में जो पेज है 165, इसमें लास्ट जो टॉपिक है, इसमें यहाँ पर इस पेज पर लास्ट टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट है कि इसकी लिमिटेड कंप्लायंस है। अंडर द कंपोजिशन स्कीम द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश 1 ईयरली रिटर्न ओनली एट। अभी तक सिर्फ एक ईयरली रिटर्न उसको भरनी होती है। टैक्स टू बी डिपॉजिटेड क्वार्टरली, उसको टैक्स जो है वो क्वार्टरली पे करना है। एंड दस ही नीड नॉट वरी ऑन रिकॉर्ड कीपिंग, उसको रिकॉर्ड कीपिंग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक फायदा है। एंड कैन फोकस ऑन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस पर फोकस कर सकता है। जीएसटी में उसको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपोजिशन स्कीम के अंदर उसको क्या करना है, टैक्स जो है वो क्वार्टरली पे करना है और एनुअली जो है वो उसकी रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा और उसको जीएसटी में कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी। इसमें जो लाइबिलिटी बनती है उसकी टैक्स की वो बहुत ही लिमिटेड है। अनदर बेनिफिट ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम इज दैट द टैक्स रेट ऑफ सच टैक्स पेयर इज नॉमिनल अंडर द जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में इसकी जो टैक्स रेट है वो बहुत ही मामूली सी दी गई है। हाई लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है।
one of the major benefits of registering as a composition supplier is high fund availability in the business. High fund availability business में इसका benefit है, a normal taxpayer will be required to pay output tax on his supplies at a standard rate. Thus a large chunk of his working capital will always remain blocked in the form of input credit. नेक्स्ट पेज पर चलिए। फोर्थ, इसका बेनिफिट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड। Just because a taxpayer has chosen to get registered under the composition scheme, it doesn't necessarily mean he is losing the competitive edge. ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो competitive edge से lose कर रहा है। Since the profit margin of a supplier in composition scheme is more than a large taxpayer, बड़े taxpayer की बजाय उसका जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो कम है, such supplier can outplay the economies of scale of large enterprise. लार्ज एंटरप्राइज के साथ कंपटीशन में वो इस बात में जीत जाता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है कंपोजिशन स्कीम की? फर्स्ट, लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस। भाई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करनी, नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उसमें वो उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो इसकी पहली ड्रॉबैक है वो टेरिटरी जो है बिजनेस की वो लिमिटेड हो जाती है, वो उसकी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। सेकंड देखिए, नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं। नो कलेक्शन ऑफ टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता वो अपने कस्टमर से, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाईज नहीं कर सकता, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और जो बहुत बेनिफिशियल भी है। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि दस कंपोजिशन स्कीम इज एंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्मॉल सप्लायर्स कैरिंग आउट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। ये किन के लिए है? स्मॉल सप्लायर्स के लिए है जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस करते हैं, और and provide with a sustainable with competitive supply market. Next देखिए पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। कंपोजिशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है अगर आरसीएम के अंडर टैक्स पेबल है आपका। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट फॉर एनी टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कोई भी टैक्स पे अगर करना है आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू, द ऑप्शन फॉर पेमेंट अंडर दिस स्कीम विल नॉट बी अवेलेबल। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि अ टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सप्लायर्स टैक्सेबल अंडर आरसीएम एट रेगुलर रेट्स एंड एट नॉट द कंपोजिशन रेट। कंपोजिशन रेट पर नहीं, रेगुलर रेट पर। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम, विड्रॉ भी कर सकते हैं, वॉलंटरली विड्रॉल कर सकते हैं सेम पैन के थ्रू। अब अगर एक उसके बिजनेस का विड्रॉल होती है कंपोजिशन स्कीम, तो सेम पैन के थ्रू जितने भी उसके बिजनेसेस हैं वो सभी कंपोजिट स्कीम से स्विच कर जाएंगे नॉर्मल स्कीम में। नेक्स्ट है कैंसलेशन ऑफ परमिशन। परमिशन की कैंसलेशन भी हो सकती है अगर वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट, अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास ये रीजंस हैं बिलीव करने की कि टैक्सेबल पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं था, वो तो नॉर्मल स्कीम के अंडर होना चाहिए। द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द परमिशन एंड डिमांड द फॉलोइंग, उसकी परमिशन भी कैंसिल करेगा और क्या कर सकता है? डिफरेंशियल टैक्स एंड इंटरेस्ट, वो टैक्स भी उसको पे करना पड़ेगा उसके प्रीसीडिंग सप्लाईज पर, और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जितना उसकी लाइबिलिटी थी उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रोसीजर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। प्रोसीजर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। प्रोसीजर क्या है? एनी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एंड हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, जो इस स्कीम को ऑप्ट करता है और जो इस स्कीम के अंदर टैक्स पे करता है, किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 10 के अंदर, शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एंड इंटीमेशन इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी 01 ड्यूली साइंड और वेरीफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल पर इस फॉर्म के थ्रू वो इसकी जानकारी देगा, अप्लाई करेगा। नो फ्रेश डिक्लेरेशन एवरी ईयर, हर एक साल उसको फ्रेश डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 में नोट फाइल अ फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर, उसको फ्रेश इंटीमेशन करने की हर साल जरूरत नहीं है, एक बार इंटीमेट कर दिया काफी है। ही में लेकिन जब वो उसकी कंपोजिट सप्लाई जो है वो अगर एक्सीड करती है टर्नओवर लिमिट से, तो फिर तो वो नॉर्मल स्कीम में आ जाता है, तो फिर तो उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन में जो उसके चेंजेस होंगे, नॉर्मल लेवी है उसकी, तो वो सब उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटीमेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट फ्रॉम फ्रेश रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन के दौरान जो इंटीमेशन करते हैं आप, रजिस्ट्रेशन के दौरान जब आप अप्लाई करते हैं, इंटीमेशन करते हैं, इज सफिशिएंट फ्रॉम फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए वो सफिशिएंट है। एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन शैल गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स, वो एक ऑप्शन देगा टैक्स पे का कि अंडर सेक्शन 10 इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 REG 01 which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section। इस सेक्शन के अंडर वो टैक्स पे करेगा अगर जीएसटी REG 01 वो प्रेजेंट करता है। कहां पर? जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। इंटीमेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इफ पर्सन इंटेंड टू स्विच to composition scheme, it is possible that a person who was paying tax under normal scheme may like to switch to composition scheme. This can be done only at the time of commencement of the financial year. Any registered person who opts to pay under tax under section 10 shall electronically file an intimation। किसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा? इंटीमेट करेगा किसके द्वारा? फॉर्म जीएसटी CMP 02 के द्वारा, ड्यूली साइंड और वेरीफाइड, अपने आप साइन करके और वेरीफाई करके ऑन द कॉमन पोर्टल पर prior to the commencement of the financial year of which the option to pay tax under composition scheme is exercised। इफेक्टिव डेट फॉर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी की इफेक्टिव डेट क्या होगी? द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से उस स्कीम के अंदर उसको टैक्स पेबल रहेगा। रिटर्न्स अंडर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी के अंदर जो रिटर्न्स उसको फाइल करनी है वो क्या है? पहला है इसमें टेबल में देखिए, फॉर्म जीएसटी CMP 08, ये क्वार्टरली फिल करना है। डिटेल्स क्या फर्निश करनी है इसमें? स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, खुद ही असेस करेगा टैक्स को और उसकी जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। ड्यू डेट क्या है इसकी? 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर जो बिगिन स्टार्ट होने वाला है उस क्वार्टर की पहली 18th को, मंथ की पहला मंथ, मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 30 जून तक का, तो 18 अप्रैल तक ये जीएसटी CMP 08 जो है वो फिल किया जाना है। फॉर्म GSTR 4 दूसरा है वो एनुअली फिल किया जाना है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स इसमें प्रेजेंट करनी है ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स की कंसोलिडेटेड डिटेल्स अपनी इसमें प्रेजेंट करनी है और टैक्स पेमेंट की डिटेल्स जो है वो भी इसमें प्रेजेंट करनी है। ड्यू डेट क्या है इसकी? 30 अप्रैल जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट 30 अप्रैल को आप एनुअल रिटर्न जो है इसकी GSTR 4 के थ्रू भर देंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑप्शन कंपेरेटिव स्टडी। कंपोजिशन ऑप्शन जो है आपका नॉर्मल लेवी से किस तरह से डिफरेंट है, इसकी कंपेरेटिव स्टडी देखिए जरा। टू अंडरस्टैंड द सुटेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन पोजीशन ऑप्शन, it is essential to make a comparative study of tax burden under normal payment system to comparative payment option। जो अगर आप ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं और नॉर्मल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर दिस पर्पस टोटल जीएसटी बर्डन इज टू बी असर्टेन्ड अंडर बोथ द ऑप्शन। दोनों ऑप्शंस में आप जीएसटी जो है वो जीएसटी का कितना बर्डन बनेगा, कंपोजिट स्कीम में कितना बनेगा और नॉर्मल लेवी जो है उसके अंडर कितना बनेगा, तो वो आप कंपेयर कर लेंगे दोनों को, जिसमें ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसमें आप ऑप्ट कर लेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इट इज pertinent to note that under composition scheme income tax credit from inward supplies of inputs and credit capital goods is not admissible। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। नॉर्मल के अंडर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा, बट टोटल अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय कंपोजिशन रेट एप्लीकेबल इज टू बी पेड। इस तरह से आपको कंपोजिशन स्कीम जब एप्लीकेबल है तब आपको टोटल अमाउंट कैसे पे करना होगा, टैक्स पेबल कैसे आएगा? टोटल टर्नओवर को कंपोजिशन रेट से एप्लीकेबल जो रेट है जैसे 2.5% या 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप CGST SGST वहां पर पे कर देंगे कंपोजिशन स्कीम के दौरान। लेकिन अगर नॉर्मल लेवी है तब क्या होगा? नेक्स्ट पेज पर चलिए, इलस्ट्रेशन 1 में देखिए। इलस्ट्रेशन 1 में MS राम गोपाल एंड सन्स इज अ डीलर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विच इज चार्जेबल अंडर GST एट द रेट 12%। मैसर्स राम गोपाल एंड सन्स क्या है? एक डीलर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का जो कि चार्जेबल है अंडर GST, जहां पर चार्जेबल है 12%। GST जो कितना लग रहा है यहाँ पर? 12%। दे रिसीव्ड ऑल हिज इंटरनल सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स। वो अपनी सारी सप्लाईज जो हैं वो रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एडवाइज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर जो है उसकी 33,60,000 है। इनवार्ड सप्लाई जो है उसके 28 लाख हैं
और जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज पर जो है वो कितना है 2.5 लाख रुपए। तो अगर वो नॉर्मल लेवी करता है तो 2.5 लाख रुपए की इनपुट क्रेडिट उसको मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अगर वो कंपोजिट स्कीम में पे करता है तो उसको ये 2.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। तो देखिए बर्डन दोनों तरह से उसका कितना बनता है, कंपोजिशन स्कीम में कितना बनता है और कंपोजिशन स्कीम के अलावा नॉर्मल स्कीम में उसका कितना बनता है। अब देखिए फर्स्ट टेबल में लेफ्ट साइड देखिए एग्रीगेट टैक्स बर्डन विदाउट कंपोजिशन स्कीम, नॉर्मल लेवी में उसका कितना बनता है। जीएसटी पेबल ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई पर उसका पेबल कितना है 2.5 लाख रुपए। और आउटवर्ड सप्लाई पर पेबल कितना है 33,60,000 पर 12%, 12/112 कितना हो गया 3,60,000। तो 6,10,000 उसका टोटल बनता है, जिसमें कि 2,50,000 रुपए का तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि उसका नेट जीएसटी जो पेबल होगा वो 3,60,000 रुपए होगा। इधर देखिए कंपोजिट स्कीम में जीएसटी पेबल इनवर्ड सप्लाईज पर उसका कितना होगा 2.5 लाख रुपए, और आउटवर्ड सप्लाईज पर 1% देना होगा उसको 33,600। तो टोटल कितना बनता है उसका 2,83,600। यहाँ पर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला है। तो दोनों स्कीम में कंपेयर कीजिए कि ए स्कीम में उसको 3,60,000 रुपए नेट जीएसटी पेबल है और दूसरी स्कीम में नेट जीएसटी पेबल है 2,83,600। तो क्यों ना ऑप्ट किया जाए कंपोजिशन स्कीम को ही। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और हैं, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट पेज पर भी देखिए राइट साइड में 169 पेज पर, और इससे नेक्स्ट पेज पर भी देख लीजिए। ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपको खुद ही करने हैं, एक मैंने समझा दिया है और जो कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं उन कंसेप्ट्स के बिहाफ पर ये एग्जांपल्स जो हैं आपने सॉल्व करने हैं और इनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिस्कस करनी है नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट देखिए ये टॉपिक है चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। चार्ज मैकेनिज्म क्या है जीएसटी का, इन ईच केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेसिकली टू पार्टीज, दो पार्टीज होती हैं बेसिकली, सप्लायर और रिसिपिएंट आर इन्वॉल्व। सभी तरह की सप्लाईज में दो तरह की पार्टीज हैं, कौन कौन सी सप्लाईज, सप्लायर और रिसिपिएंट, ये इन्वॉल्व होते हैं। द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल। कौन सा चार्ज मैकेनिज्म है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। दो तरह के चार्ज मैकेनिज्म है हमारे। या तो आप सप्लाई कर रहे हैं, आपने बेसिकली जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा था तब भी आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, मैंने पहले भी बताया आपको कि अंडर सच अ मैकेनिज्म व्हिच इज जनरली एप्लीकेबल, जो जनरली एप्लीकेबल है, लायबल टू पे जीएसटी लाइज अपॉन द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। दिस onus of payment of tax on the supplier is called forward charge mechanism, which is practically enforceable if otherwise is not required। जो प्रैक्टिकली अनफोर्सेबल है, जैसे कि आप सप्लाई करते हैं किसी रिसिपिएंट को, तो एज ए सप्लायर आप उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेलमेंट है उसकी तो आप अवेलेबल उसको ले लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने टैक्स पेबल में से, लाइबिलिटी में से माइनस कर देंगे। दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप जो चार्ज है वो रिसिपिएंट कलेक्ट कर रहा है, रिसिपिएंट पे कर रहा है, इन सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं, ओनस टू पे जीएसटी मे लाइज अपॉन द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी जो है वो लेवी कर रहा है और वो खुद से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इट इज in contrary to the general principle of levying tax from supplier, therefore called reverse charge mechanism। डिस्टिंक्शन क्या है फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, बेसिस के साथ ये डिफरेंस दिया हुआ है, टेबल देख लीजिएगा, आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बारे में भी पता चल गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में भी चलो पढ़ लेते हैं। ओनस टू पे द टैक्स, किसको पे करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में तो सप्लायर और रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा, रिसिपिएंट। दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, अगर क्रेडिट अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भी पे किया जा सकता है। लेकिन रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को तो एक बार तो उसको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही वो उस टैक्स को पे कर सकता है,
कैश से ही पे कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो वहां पर यूज नहीं कर सकता है, वो नॉट एप्लीकेबल है। थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन लिमिट यहाँ पर एप्लीकेबल है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन में देखिए फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। कंपोजिशन स्कीम जो है फॉरवर्ड चार्ज में एडमिसिबल है और रिवर्स चार्ज में इनएडमिसिबल है। तो देखिए फ्लो चार्ट से भी समझाया गया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको पढ़ लीजिए आप ध्यान से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम के बारे में और विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस पेज के एंड में देखिए, नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज विल बी लायबल टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन द सप्लाईज इफेक्टेड। However, the central or state governments, upon recommendation of the GST Council, are empowered to specify by notification the categories of supply in respect of which the recipient of goods and or services will be liable to discharge the tax. All the provisions of the CGST Act will apply to the recipient. जो CGST Act के जितने भी provisions हैं वो recipient पर उस goods और services का जो recipient है उस पर applicable हैं, as if the recipient is the supplier of such goods and or services। अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए मींस वो रिसिपिएंट जो है वो आगे उनको सप्लाईज दोबारा करता है। फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ सच ट्रांजैक्शन द रिसिपिएंट वुड बी डीम्ड टू बी सप्लायर। रिसिपिएंट को भी सप्लायर की कैटेगरी में रखा जाता है। सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, सिचुएशंस फॉर रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। सिचुएशंस क्या है, फर्स्ट है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा सप्लाई की गई है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वहां पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(3), वहां पर कंपलसरी है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा ही टैक्स पे किया जाएगा। सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन पढ़ते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर सप्लाई है तो सेक्शन 9(4) में देखिए सीजीएसटी एक्ट के, और सेक्शन 5(4) में, सेक्शन 5 के सबसेक्शन 4 में और सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 में आईजीएसटी एक्ट 2017 के। व्हेन एनी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन रिसीव एनी सप्लाई, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रिसीव करता है कोई भी सप्लाई अब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, वो क्या करेगा, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन विच इनवर्ड सप्लाईज, वो उस इनवर्ड सप्लाईज पर टैक्स जो है वो पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पहले भी दिए हैं और अभी भी मैंने बताया था। इस एग्जांपल को पढ़ लेंगे जो इसमें दे रखा है, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। However, there were lot of hue and cry over this provision during implementation phase itself. Therefore, GST Council decided to exempt suppliers up to ₹5,000 per day. अगर 5,000 पर डे की ट्रांजैक्शन है तो इस पर कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, लेकिन ये 5,000 रुपए टोटल सप्लाईज होनी चाहिए उस पूरे दिन की। ये नहीं है कि आप 4,000 रुपए की एक सप्लाई कर रहे हैं और 3,000 रुपए की एक कर रहे हैं, टोटल उनका 7,000 बन रहा है तो वो टैक्सेबल है। In addition to this, the government has amended the said notification। जो ये notification है इससे related, उसको भी इसकी भी amendment की है। Wide notification number 38/2017 Central Tax Rate dated 19th October 2019 में ये notify किया गया, whereby implementation of RCM under section 9(4) of CGST Act and under section 5(4) of GST Act 2017 has been suspended from 13th October 2017 till 30th September 2018. In short, for the period of 1st July 2017 to 12th October 2017, implementation of RCM under section 9(4) remained in force subject to exempted up to ₹5,000 per day। इसकी एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, 5,000 पर डे। इससे ऊपर की अगर हो जाती है तो वहां पर एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आप टैक्स पे करेंगे। CGST Amendment Act 2018 dated 29th August 2018 further replaced section 9(4) with new one which says that, क्या कहता है ये नया सेक्शन, the government may by notification specify a class of registered person। गवर्नमेंट है वो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा एक स्पेसिफाई कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन की क्लास को, who shall in respect of supply of specified categories of goods or services received from unregistered persons pay the tax on reverse charge mechanism basis। कंक्लूजन देखिए इसका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। It is worth mentioning here that there is no such notification issued so far. Therefore, any registered person will not be liable to pay tax as per section 9(4) of the CGST Amendment Act 2018. Now,
Implementation of RCM under Section 9(4) of CGST Amendment Act 2018 is suspended with effect from 13th October 2019 till further notification. तब तक ये कोई भी इसकी अगर फर्दर नोटिफिकेशन आती है उस तक ये क्या हो गया, सस्पेंड हो गया. RCM provisions under Section 9(3) and 9(5) of CGST Act 2017 have not been effective. ये इफेक्टिव नहीं है. These are still in force as usual. Supply of certain specified goods and services. कुछ certain goods and services हैं, specified हैं, जिनकी लिस्ट है आपके पास, जो जीएसटी काउंसिल ने लिस्ट बना रखी है. नॉर्मल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज लायबल टू पे अंडर जीएसटी. नॉर्मली जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, दोनों ही तरह की, वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए नॉर्मल जीएसटी में. हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5(3) ऑफ द आईजीएसटी, CBEC has specified categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions which are applicable for suppliers shall apply to such recipient. नेक्स्ट पेज पर चलिए. नेक्स्ट पेज पर ये सर्विसेज हैं अंडर रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या क्या सर्विसेज हैं देखिए. सेक्शन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड सेक्शन 5(3) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. सीबीईसी हैज इश्यूड अ लिस्ट, एक लिस्ट इश्यू की गई है. फॉलोइंग सर्विसेज ऑन विच टैक्स शैल बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन 100% रिवर्स चार्ज बेसिस. यहाँ पर 100% रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा. किसके द्वारा? रिसिपिएंट के द्वारा. नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, लीगल सर्विसेज बाय एन एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, arbitral tribunal, sponsorship services, specified services provided by the government or local authority to business entity, services of a director to a company, insurance agent, recovery agent of bank or financial institution or non-banking financial institution. Next है transportation services on import, permitting use of copyright, direct sales agent, DSA, services to bank and financial institution by an individual. इसके अलावा कैटेगरीज हैं सप्लाईज ऑफ सर्विसेज की ऑन विच टैक्स विल बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. ये देखिए कैटेगरी हैं टेबल में. पेज नंबर इस पर 175 पर ये कंटिन्यू है 175 पर, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी ये सभी आप पढ़ लेंगे. इसमें क्या है कि कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं सप्लाईज की आरसीएम के अंडर. इफेक्टिव डेट दे रखी है इनकी, सप्लायर कौन है सर्विसेज का और रिसिपिएंट कौन है सर्विस का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर. लायबल पर्सन कौन होगा, तो ये आप पढ़ लेंगे अच्छे से. ये आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये लिस्ट आपको बनाकर दिखानी पड़ सकती है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया टर्म एंड एग्जाम में. अच्छा रहेगा अगर आप टेबल ही बनाकर लिख दें थ्योरेटिकल या ऐसी पैराग्राफ टाइप में लिखने की बजाय. और इनमें से कोई भी कंसेप्ट अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो इसमें से कुछ भी कंसेप्ट आपका बीच में से भी पूछा जा सकता है. कोई इफेक्टिव डेट भी पूछी जा सकती है, कौन लायबल है पर्सन आरसीएम के अंडर वो भी पूछा जा सकता है. तो इस तरह से इस लिस्ट को तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. एक और लिस्ट है आपकी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और सीजीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स. जो सर्टेन स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स हैं उनके केस में देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम. इसी पेज पर लास्ट में देखिए कैश्यू नट्स और नो शेल्ड फील्ड. इसमें जो सप्लायर है गुड्स का वो एग्रीकल्चरलिस्ट है और रिसिपिएंट जो है वो कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है और वो क्या होगा, लायबल होगा आरसीएम के अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर. दूसरा बीडी रैपर लीव्स जो तेंदू बोलते हैं आप, एग्रीकल्चरलिस्ट उसको सप्लाई करता है. किसको करता है? रजिस्टर्ड पर्सन को. तो रिसिपिएंट कौन हो गया यहाँ पर? रजिस्टर्ड पर्सन हो गया. तो वही कौन क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वहां पर रिसिपिएंट पर लागू हो जाएगा. तो ये लिस्ट आप पढ़ लेंगे. नेक्स्ट देखिए प्रोविजन फॉर रिवर्स चार्ज. प्रोविजन क्या है रिवर्स चार्ज के? फर्स्ट देखिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है होना चाहिए पर्सन का जो कि पेबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट के इररिस्पेक्टिव. मींस थ्रेशोल्ड लिमिट से इसका कोई लेना देना नहीं है. उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर उसकी लायबिलिटी बनती है तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा. उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इसका करना ही पड़ेगा. दूसरा एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट. एग्जाम्पशन है पेमेंट ऑफ जीएसटी की अगर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर उसकी 40 लाख है या 20 लाख जो भी एप्लीकेबल है वो. नॉन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम. फोर्थ suppliers under RCM are not included in aggregate turnover of the SSC. Person liable under RCM shall issue a tax invoice mentioning the fact that a supply is received under reverse charge.
टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में आपने बहुत पढ़ा पिछले चैप्टर्स में। यहां पर भी टाइम जो है सप्लाई का वो एग्जिस्ट करता है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई के केस में देखिए द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, इन डेट्स में से जो भी पहली होगी वो मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की रिसिप्ट की डेट है या तो वो, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर। दूसरा देखिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई के केस में द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, इन डेट्स में से जो पहली होगी वही डेट सप्लाई की सप्लाई का टाइम माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए डेट ऑफ पेमेंट और डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, जो पेमेंट की डेट है बैंक अकाउंट में जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुई है। दूसरा 60 days के अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के। इफ नॉट असर्टेन एज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई का जो रिसिपिएंट है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देख लेंगे, उसमें यदि जो डेट है अदरवाइज फिर वही मान लेंगे। 7 पॉइंट देखिए जीएसटी अंडर आरसीएम कैन ओनली बी पेड इन कैश ओनली एंड नॉट बी इनिशियलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी अंडर आरसीएम कैन ओनली बी पेड इन कैश, ये कैश लेजर में से ही पे किया जा सकता है, क्रेडिट लेजर का इसमें यूज ही नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड नॉट बी इनिशियलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें अवेलेबल ही नहीं है, आप वहां से पेमेंट कर ही नहीं सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड अंडर आरसीएम, input tax credit is available when it is credited in the electronic credit ledger of taxable person। अब जब वो इनपुट जो ये टैक्स है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर वो पे कर देता है तो उसका क्रेडिट जो है वो साथ के साथ इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट लेजर में उसके ट्रांसफर हो जाता है, तब उसको फिर वो यूज कर सकता है। तो ये था आपका चैप्टर 11 कंपोजिशन स्कीम एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत ही जल्दी में कवर किया है क्योंकि हमारे जो वर्किंग डेज हैं इस सेमेस्टर में भी वो बहुत कम है और सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप इन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी आप अपनी अच्छे से स्टडी कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी व्हाट्सएप पे या फोन कॉल्स पे या किसी भी तरीके से जो भी आपके पास मीडियम है उससे आप अपनी सोल्व कर लेंगे या मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप्स हैं कुछ, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इस बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन पेपर्स हुए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पिछले सेशन की तरह आ सकते हैं, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई है मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, लेकिन हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी करनी है और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस तरह से भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये था आपका 11 चैप्टर। Thank you class. Thank you very much.